दोस्तों, एक ऐसी कंपनी जिसका शेयर प्राइस एक टाइम पे 1500 रुपए पे ट्रेड करता था और वो वापस से गिर के 320 या 30 के लेवल पे आके एक बार टच करता है और वापस से 500 के लेवल पे चला जाता है। मतलब कि अपने पीक से इतना नीचे आ जाता है और उसके बाद प्रमोटर्स आके बोलते हैं कि उनको अपनी कंपनी में अपने स्टेक को इंक्रीज करना है। तो आपको क्या लगता है कि एक पॉजिटिव साइन होता है, नेगेटिव साइन होता है? क्योंकि अभी तक हर वीडियो में आपको बताया गया है कि अगर प्रमोटर बोलता है कि अगर उसको स्टेक इंक्रीज करना है तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव न्यूज होती है, जिसका इंपैक्ट शायद इस कंपनी में भी हमें देखने को मिला। ऐसा क्या हुआ इस कंपनी के केस में कि प्रमोटर्स को लगा कि उनको अपना स्टेक इंक्रीज करना चाहिए, और वो भी तब जब आरबीआई बोलती है कि इस पर्टिकुलर सेक्टर में प्रमोटर्स का स्टेक 15% से ज्यादा नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी प्रमोटर्स बोल रहे हैं कि उनको अपना स्टेक इंक्रीज करना है। हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं इंडसइंड बैंक के बारे में, जिसका शेयर प्राइस एक टाइम पे 1500 रुपए पे ट्रेड करता था, लेकिन बाद में गिर के 320 या 330 के लेवल्स पे आ गया। और उसके बाद जब बहुत सारी न्यूज निकल के आई बैंक से रिलेटेड, और बाद में हिंदुजा ग्रुप ने यह भी बोला कि उनको अपना स्टेक इंक्रीज करना है, उसके बाद से बैंक का शेयर प्राइस वापस से भागना स्टार्ट हुआ और अभी ये 520 या 530 के लेवल पे ट्रेड करता है। मैं जगदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं ग्रो चैनल में। चलिए बात करते हैं आज इंडसइंड बैंक के बारे में, ट्राई करेंगे इसका फंडामेंटल एनालिसिस करने के बारे में, और बात करेंगे कि क्या अभी भी एक अच्छी कंपनी है जहां पे आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। क्या इसका प्राइस उस रेंज में है जहां पे आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए लंबे टाइम के लिए, ताकि आपको एक अच्छी रिटर्न दे सके। लेकिन दोस्तों, उससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप हमारी वीडियोस को फॉलो करते हैं, आप हमारी वीडियोस को देखते हैं, प्लीज हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पे हम हर वीक काफी अच्छी वीडियोस डालते हैं जो आपको एक अच्छा इन्वेस्टर बनने में काफी हेल्प कर सकता है। तो इसके बाद मैं स्टार्ट करता हूं आज की वीडियो। चलिए बात करते हैं इंडसइंड बैंक के बारे में। दोस्तों, अगर मैं इंडसइंड बैंक के बारे में आपको थोड़ा सा बताऊं तो इसको बैंकिंग लाइसेंस जो मिला था 1994 में मिला था, और इसको प्रमोट करते हैं बहुत ही फेमस हिंदुजा ग्रुप, जिनकी एक और कंपनी है जिसका नाम है अशोक लीलैंड, जिसके बारे में भी हमने बहुत बार बात किया है। तो आज हम बात करने वाले हैं इंडसइंड बैंक के बारे में, और इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं कि बैंकिंग सेक्टर में आरबीआई बोलता है कि जो प्रमोटर हैं उनकी शेयर होल्डिंग पैटर्न में जो होल्डिंग होती है 15% से ज्यादा की नहीं हो सकती। लेकिन आपने एक न्यूज सुनी होगी कि कोटक महिंद्रा बैंक के केस में जो उनके प्रमोटर हैं उनकी शेयर होल्डिंग पैटर्न में 15% से ज्यादा की होल्डिंग है, जिसका इशू अभी तक कंटिन्यू है, जो अभी तक चल रहा है। और उसके चलते इंडसइंड बैंक ने भी बोला है कि वो अपनी शेयर होल्डिंग पैटर्न में अपने स्टेक को इंक्रीज करना चाहते हैं, इस बैंक में अपनी होल्डिंग को इंक्रीज करना चाहते हैं। जो इशू अभी आरबीआई के पास जाएगा, अगर इनको अप्रूवल मिलता है तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में हिंदुजा ग्रुप अपने स्टेक को इस पर्टिकुलर बैंक में इंक्रीज कर ले। तो ये तो बात हुई स्टेक से रिलेटेड, और मैंने आपको एक एग्जांपल देकर समझाया कि यहां पे कितना स्टेक अलाउड होता है। अब बात करते हैं इंडसइंड बैंक के बिजनेस के बारे में। तो दोस्तों, आपको बिजनेस तो समझ में आता है किसी भी बैंक के बारे में, क्योंकि मैंने आपको बहुत बार वीडियोस में समझाया कि बैंक का बिजनेस क्या होता है। बैंक अपना पैसा लेके आता है, जो उसको सेविंग्स अकाउंट में मिलता है, करंट अकाउंट में मिलता है, जो लोग एफडी करवाते हैं उससे मिलता है, और उस सारे पैसे को बैंक आगे लेंड करता है, और जो उनको पैसा मिलता है उस पर बैंक मान लो कि 10% का इंटरेस्ट रेट पे करता है, और जो पैसा बैंक आगे लेंड करता है उसके ऊपर मान लो कि बैंक को 13% का इंटरेस्ट मिलता है। तो जो डिफरेंस होता है वो बैंक के लिए अर्निंग होती है, और वो डिफरेंस जितना ज्यादा होता है उतना बैंक के लिए अच्छी अर्निंग होती है। तो अगर मैं बैंकिंग के बारे में बात करूं तो यहां पे दो पर्टिकुलर सेट होते हैं जहां पे बैंक अपना पैसा लेंड कर सकता है। अगर मैं ओवरऑल लोन बुक की बात करूं तो बैंक अपना जो पूरा लोन देता है मेनली दो चीजों में दे सकता है। तो अगर मैं दो चीजों के बारे में बात करूं जहां पे बैंक अपना लोन दे सकता है, तो वहां पे दो इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला कॉर्पोरेट, जो कॉर्पोरेट कंपनीज को लोन देता है बैंक, और सेकंड होता है रिटेल का, जो रिटेल में अपना बैंक जो अपना लोन डिस्ट्रीब्यूट करता है। और हाल के दिनों में देखा गया है कि बहुत बैंक्स जो कॉर्पोरेट सेक्टर में बहुत ज्यादा लेंडिंग करते थे, वहां पे बहुत से इश्यूज निकल के आए थे, क्योंकि बहुत सी कंपनीज ने डिफॉल्ट किया था अपना पैसा वापस देने में, जिसके चलते डायरेक्ट असर पड़ा था बैंक्स को भी। लेकिन रिटेल की साइड पे हमने देखा कि बहुत से बैंक्स ने अपना एक्सपेंशन करना स्टार्ट किया है, और उन्होंने अपनी पूरी स्ट्रेटजी को चेंज करके अभी रिटेल में पैसा देना स्टार्ट कर दिया है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं इंडसइंड बैंक के लोन बुक के बारे में, कि इंडसइंड बैंक ने जो लोन दिया हुआ है वो ज्यादा कौन से सेक्टर में दिया हुआ है। क्या उनका ज्यादा लोन कॉर्पोरेट में है या रिटेल में है? अगर रिटेल में है तो रिटेल में भी उनके लोन बुक का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? तो दोस्तों, अगर मैं फाइनेंशियल ईयर 18 की बात करूं तो तब 60% जो इनकी टोटल लोन बुक थी वो इनका कॉर्पोरेट सेक्टर में था। मतलब कि 100 रुपीज में से 60 रुपए का लोन इंडसइंड बैंक फाइनेंशियल ईयर 2018 में कॉर्पोरेट सेक्टर को देता था, और सिर्फ 40% लोन अपना रिटेल सेक्टर को देता था। अगर मैं दिसंबर 2019 के क्वार्टर की बात करूं तो इस क्वार्टर में जो बाइफर्केशन निकल के आता है उसमें हमें पता चलता है कि इंडसइंड बैंक ने अपनी पूरी
स्ट्रेटजी चेंज कर दी है। जो एक टाइम पे 60% तक अपना पूरा लोन कॉर्पोरेट सेक्टर को देता था, वो परसेंटेज आज कम होकर 46% पे आ गया है। मतलब करंटली जो अभी ओवरऑल लोन बुक है इंडसइंड बैंक का, उसमें से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन अप टू 55% जो उन्होंने लोन दिया हुआ है वो उन्होंने रिटेल सेक्टर में दिया है, और 46% जो उन्होंने लोन दिया है वो कॉर्पोरेट सेक्टर में दिया हुआ है। तो दोस्तों अगर हम इंडसइंड बैंक के टोटल लोन बुक की बात करें तो इनका जो टोटल लोन बुक है वो है 2,07,000 करोड़ का। अब मैं आपको बताता हूं कि इनका जो कॉर्पोरेट और रिटेल में है वहां पे भी इन्होंने अपना पैसा कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया है। जैसे कि आप मेरी स्क्रीन में देख सकते हैं, यहां से आपको पता चलता है कि टोटल लोन बुक जो इंडसइंड बैंक का है वो कहां पे कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यहां से पता चलता है कि जो सबसे ज्यादा इन्होंने पैसा अपना डिस्ट्रीब्यूट किया है वो व्हीकल फाइनेंस में किया है, जहां पे 28% है, नॉन व्हीकल रिटेल में 16% है, और माइक्रो फाइनेंस जो कि हाल के दिनों में बहुत फेमस हुआ था, जहां पे काफी बैंक्स भी निकल के आए थे, जहां पे इन्होंने इस सेक्टर को टारगेट करना स्टार्ट किया था, जैसे कि बंधन बैंक, जैसे कि उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो इस सेक्टर में भी इंडसइंड बैंक टारगेट करता है ऑडियंस को, और यहाँ पे इनका टोटल लोन बुक का 10% जो इनका लोन है वो इस सेक्टर में गया हुआ है। अगर हम कॉर्पोरेट्स की बात करें तो लार्ज कॉर्पोरेट्स को 25% और मिड साइज कॉर्पोरेट्स को 19% तक का इन्होंने अपना लोन बुक डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो दोस्तों यहाँ पे जो व्हीकल फाइनेंस है यहाँ पे इनका सबसे ज्यादा पैसा निकला हुआ है। अगर मैं इसका भी बाइफर्केशन आपको दूं तो व्हीकल फाइनेंस में सबसे ज्यादा इन्होंने जो लोन दिया है वो इन्होंने कमर्शियल व्हीकल्स में लोन दिया हुआ है। आपको ये भी पता ही होगा कि हिंदुजा ग्रुप की एक और कंपनी है अशोक लीलैंड जो कमर्शियल व्हीकल्स में अपना काम करती है, तो ये कहीं ना कहीं उनकी स्ट्रेटजी के साथ मीट होता है। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं नेक्स्ट फाइनेंशियल रेशियोज के बारे में। तो जैसे कि मैंने आपको हर बैंकिंग से रिलेटेड वीडियो में बताया था कि कासा रेशो किसी भी बैंक के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। जैसे कि हमने अभी भी डिस्कशन किया था कि इसका लोन पोर्टफोलियो कैसा है, तो लोन देने के लिए जो बैंक के पास पैसा आएगा वो करंट अकाउंट्स और सेविंग्स अकाउंट से आएगा, और जितना ज्यादा अमाउंट करंट और सेविंग्स अकाउंट से आएगा उतना इनका कॉस्ट कम होगा, क्योंकि वहां पे सबसे कम कॉस्टिंग लगती है किसी भी बैंक को। तो कासा रेशो जितनी ज्यादा होती है उतना किसी भी बैंक के लिए एक अच्छा पैरामीटर माना जाता है। तो दोस्तों अगर मैं इंडसइंड बैंक के कासा रेशो की बात करूं तो इंडसइंड बैंक का जो कासा रेशो है वो 43% के आसपास का है। वहीं पे अगर हम इसको कंपेयर करें बाकी बैंक्स के साथ, जैसे कि अगर मैं इसको कंपेयर करूं इस इंडस्ट्री के लीडर एचडीएफसी बैंक के साथ, तो जो एचडीएफसी बैंक का जो कासा रेशो है वो है 42% का। मतलब कि एचडीएफसी बैंक के कंपैरिजन में इनका कासा रेशो थोड़ा सा बेटर है। वहीं पे अगर मैं बात करूं सेकंड लार्जेस्ट प्लेयर ऑफ प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर, तो यहां पे नाम आता है आईसीआईसीआई बैंक का। अगर मैं आईसीआईसीआई बैंक के कासा रेशो की बात करूं तो आईसीआईसीआई बैंक का जो कासा रेशो है वो है 48% का। तो मतलब कि इनका कंपेरेबल है बड़े बड़े प्लेयर्स के साथ, लेकिन आईसीआईसीआई बैंक के कंपैरिजन में इनका कासा रेशो थोड़ा सा कम है। चलिए दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड इंपॉर्टेंट पैरामीटर की, जिसका नाम है नेट इंटरेस्ट मार्जिन। तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन बताता है कि अगर कंपनी 10% पे बोरो करती है और आगे कंपनी जो सारा पैसा लेंड करती है, जो उनका टोटल लोन पोर्टफोलियो है वहां से उनको 13% का अगर रिटर्न आता है, तो जो डिफरेंस होता है वो इनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन होता है। तो वो जितना ज्यादा होता है उस कंपनी के लिए उतना ज्यादा बेटर होता है। तो चलिए अब बात करते हैं इंडसइंड बैंक के एनआईएम के बारे में कि इंडसइंड बैंक का एनआईएम कैसा है। तो दोस्तों अगर मैं इंडसइंड बैंक के एनआईएम की बात करूं, नेट इंटरेस्ट मार्जिन की बात करूं, तो वो है 3.92%। अगर वहीं पे अगर मैं इसको कंपेयर करूं आईसीआईसीआई बैंक के साथ, तो आईसीआईसीआई बैंक का जो एनआईएम है वो है 2.9%। तो आईसीआईसीआई बैंक के कंपैरिजन में इंडसइंड बैंक का जो एनआईएम है वो काफी अच्छा है। लेकिन अब मैं इसको कंपेयर करता हूं इंडस्ट्री के लीडर एचडीएफसी बैंक के साथ कि एचडीएफसी बैंक का एनआईएम कितना है। अगर मैं एचडीएफसी बैंक के एनआईएम की बात करूं तो एचडीएफसी बैंक का जो एनआईएम है रिसेंट के क्वार्टर का वो निकल के आता है 3.79%। तो उसके कंपैरिजन में इंडसइंड बैंक का जो एनआईएम है काफी अच्छा है। तो इंडसइंड बैंक को अगर मैं कंपेयर करता हूं एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई दोनों के साथ, तो दोनों के कंपैरिजन में ये एनआईएम के परसेंटेज में दोनों को आउट परफॉर्म करता है। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं नेट एनपीए की कि इंडसइंड बैंक का नेट एनपीए कितना है। और जैसे कि मैंने आपको हर बार बताया कि एनपीए जितना कम होता है उतना बैंक के लिए अच्छा होता है, क्योंकि ये बताता है कि बैंक का कितना पैसा वापस आने के चांसेस कम है। तो अगर मैं इंडसइंड बैंक के नेट एनपीए की बात करूं तो इंडसइंड बैंक का जो नेट एनपीए है वो है 0.9% के आसपास का। लेकिन अब मैं इसको कंपेयर करता हूं एचडीएफसी बैंक के साथ, तो अगर मैं एचडीएफसी बैंक के एनपीए की बात करूं तो एचडीएफसी बैंक का जो नेट एनपीए है वो है 0.36%। तो उसके कंपैरिजन में इंडसइंड बैंक का जो नेट एनपीए है वो थोड़ा सा ज्यादा है। लेकिन अब हम इसको कंपेयर करते हैं आईसीआईसीआई बैंक के साथ, तो आईसीआईसीआई बैंक की अगर मैं बात करूं तो जो उनका नेट एनपीए रिसेंट के क्वार्टर में निकल के आता है वो है 1.41% का। तो उसके कंपैरिजन में इंडसइंड बैंक और एचडीएफसी बैंक दोनों का जो नेट एनपीए है काफी बेटर है, काफी कम है।
चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं एक और इंपॉर्टेंट रेशो की जो बैंकिंग सेक्टर में काफी इंपॉर्टेंट होती है, जिसका नाम होता है प्राइस टू बुक वैल्यू। कि बुक वैल्यू के कंपैरिजन में कंपनी का प्राइस कैसा है। अगर मैं बात करूं इंडसइंड बैंक के पीबी रेशो की, तो इंडसइंड बैंक का जो पीबी रेशो है वो है 1.9 का। अगर मैं इसको कंपेयर करता हूं एचडीएफसी बैंक के साथ, तो एचडीएफसी बैंक का जो पीबी रेशो है वो है 1.34 का। लेकिन अगर हम इसको कंपेयर करें इस इंडस्ट्री में जिसका सबसे ज्यादा पीबी रेशो है, तो उस बैंक का नाम है कोटक महिंद्रा बैंक। अगर हम कोटक महिंद्रा बैंक की बात करें तो उसका पीबी रेशो 4 से भी ज्यादा का है। वहीं पे अगर मैं आपको एंड में बताऊं कि आईसीआईसीआई बैंक का पीबी रेशो कितना है, तो आईसीआईसीआई बैंक का पीबी रेशो 2 का है। तो अगर मैं ओवरऑल बात करूं इंडसइंड बैंक का, तो इनका पीबी रेशो सिर्फ एचडीएफसी बैंक से ज्यादा है। बाकी दो प्लेयर्स जिनके बारे में मैंने आपको बताया, कोटक महिंद्रा बैंक और इसके अलावा आईसीआईसीआई बैंक, दोनों के कंपैरिजन में इनका पीबी रेशो कम है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट निकल के आता है इंडसइंड बैंक के बारे में। तो दोस्तों, अगर मैं बात करूं रेवेन्यू ग्रोथ की ईयर ऑन ईयर, तो जो रिसेंट के क्वार्टर में एचडीएफसी बैंक का निकल के आया था, तो उनका जो रेवेन्यू ग्रो हुआ था वो 13% से हुआ था। वहीं पे अगर मैं इंडसइंड बैंक की बात करूं, जो इनका रेवेन्यू में जो ग्रोथ निकल के आई थी वो 23% के आसपास की निकल के आई थी। दोस्तों, इससे पता चलता है कि इंडसइंड बैंक का जो ग्रोथ रेट है अभी ज्यादा है एज कंपेयर टू एचडीएफसी बैंक। लेकिन सिर्फ आपको ये पैरामीटर देख के इन्वेस्टमेंट करने के बारे में नहीं सोचना चाहिए, आपको ओवरऑल रिसर्च करने के बाद ही डिसाइड करना चाहिए कि आपको इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना। चलिए दोस्तों, एंड में बात करते हैं एक और इंपॉर्टेंट रेशो की, जिसका नाम होता है आरओसीई, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। की जो टोटल कैपिटल कंपनी में लगाई गई है उसके ऊपर कंपनी कितने का ईबीआईटी निकाल के देती है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो ये बताता है कि कंपनी की अर्निंग कैसी है टोटल इन्वेस्टमेंट के ऊपर। तो अगर मैं आरओसीई परसेंटेज की बात करूं, तो जो इंडसइंड बैंक का आरओसीई है वो 9% का है, और वो बेटर है एज कंपेयर टू एचडीएफसी बैंक, एज कंपेयर टू कोटक महिंद्रा बैंक और आईसीआईसीआई बैंक। क्योंकि अगर मैं बाकी तीनों बैंक की बात करूं तो इनका आरओसीई परसेंटेज जो निकल के आता है वो 7% से थोड़ा सा ऊपर निकल के आता है, जिसके कंपैरिजन में इंडसइंड बैंक का जो आरओसीई 9% का है वो एक बेटर नंबर निकल के आता है एज कंपेयर टू इट्स पीयर्स। तो दोस्तों, ये थी वीडियो आज की हमारी इंडसइंड बैंक के ऊपर, जो प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई गई थी। हम कहीं पे भी किसी भी स्टॉक को बाय एंड सेल करने का बिल्कुल भी रिकमेंडेशन नहीं देते, और जो हमने पैरामीटर्स आपको बताए थे सिर्फ इसको बताने का सिर्फ एक ही पर्पस था कि आप इन पैरामीटर्स का यूज करके अपने आप को अपडेट रख सकें, आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सकें कि आपको कौन सी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है। अगर आपको एक अच्छा बैंक चूज करना है तो ये पैरामीटर्स आपको डेफिनेटली एक अच्छे बैंक में इन्वेस्टमेंट करने में काफी ज्यादा हेल्प कर सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं फिर से आपको बोलना चाहूंगा कि जल्दी से ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपका फेवरेट बैंक कौन सा है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं या आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। हैप्पी इन्वेस्टिंग।